सभी श्रोताओं को नमस्कार। स्वागत है आज फेसबुक लाइव अपोलो के सेशन में। मेरे साथ हैं डॉक्टर शालिनी गोलदार जो हमारे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शालिनी आपका। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो आप काफी समय से सुन रहे हैं और आगे भी हो सकता है सुनते रहेंगे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, कोरोना वायरस की जो बीमारी है कोविड-19, इसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए, क्या क्या उसमें मिथ्स एसोसिएटेड है और कैसे वो आपके लाभकारी होगा, इसकी जानकारी डॉक्टर शालिनी मैडम हमें देंगे। सो मैडम बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यदि आप दे देते क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। तो नमस्ते। जैसे कि आप जानते ही हैं कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, पूरे वर्ल्ड पे ये फैल चुका है। इट इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं एंड इसकी मोर्टेलिटी भी बहुत बढ़ रही है। सो इससे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि सभी जगह पे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट उसी तरीके से इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको ट्रांसमिशन नहीं होगा, इन्फेक्शन आप कम भी कर सकते हैं, इसका प्रेवलेंस धीरे धीरे घट जाएगा। सो देयर आर सम सिंपल थिंग्स जो कि हमें फॉलो करना है। सबसे पहले है कि जो हैंड हाइजीन का जो बात करते रहते हैं कि हाथों को धोना, रेगुलरली वॉश करने से इन्फेक्शन का प्रिवेंट हम कर सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा हमें। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं बताना चाहूँगी कि हैंड वॉशिंग अगर आप साबुन पानी से करते हैं या जो कि आजकल सैनिटाइजर्स जो कि मिलते हैं अल्कोहलिक बेस्ड होते हैं, उनसे अच्छे से हाथ धोने से एक्चुअली क्या होता है, जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना विरिडे फैमिली का जो वायरस है, इसका जो आउटर लेयर होता है वो एक लिपिड मटेरियल से बना जाता है जिससे वो उसके स्ट्रक्चर में है, मॉर्फोलॉजी उसकी ऐसी है कि जब उस पे सोप लाइक पार्टिकल्स लगते हैं तो उसका जो बाहर का लेयर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए हम लोग अगर नॉर्मल जो भी मेडिकेटेड सोप्स है, अगर आप उससे लैदर क्रिएट करके वॉश करते हैं हैंड्स को, जहाँ जहाँ भी वो वायरस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो आपके हाथों को अच्छे से डिकंटामिनेट कर सकेंगे। उसी चीज़ को अगर आप सैनिटाइजर से भी करते हैं, उसके अंदर भी अल्कोहल रहता है। सो अल्कोहलिक बेस्ड जितने भी हैंड सैनिटाइजर्स है, सिमिलर इफेक्ट वो करती है, वायरस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी कारण से हैंड वॉशिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अच्छा मैम, जैसे आप कह रहे हैं कोरोना वायरस का एक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे उसमें थॉर्न्स निकले हुए हैं। तो ये जो थॉर्न्स हैं इसको साबुन पानी डिस्ट्रॉय कर देता है। यस, द आउटर लेयर ऑफ द वायरन जो पार्टिकल है, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शंस ऑफ सोप एंड वाटर। तो इसीलिए हैंड हाइजीन पे इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आप रेगुलरली अपने हैंड्स वॉश कीजिए। अगर आप किसी पब्लिक एरिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं या जाते हैं, अगर आप ऐसे किसी फैसिलिटी में अभी भी वर्क कर रहे हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा छूना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है हाथों से, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आप दिन में दो घंटे, हर 4-3 घंटे में आप अपने हैंड वॉश डेफिनेटली कीजिए। तो मैम क्या सुपीरियर है अगर हम बात करें, साबुन पानी से हाथ धोना कि अल्कोहल सैनिटाइजर यूज करना? यस, देयर आर मेनी स्टडीज और बेस्ड ऑन दिस कि बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बट अल्टीमेटली ओनली फॉर कोरोना वायरस को अगर देखा जाता है तो सोप एंड वाटर इज मोर बेटर। आप साबुन पानी से जो लैदर क्रिएट करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है, बेहतरीन इफेक्ट होता है। सैनिटाइजर भी अच्छा इफेक्ट देता है, बट दैट इज फॉर अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस। बट कोरोना वायरस के लिए डेफिनेटली देयर हैव बीन स्टडीज विच हैव प्रूवन कि सोप एंड वाटर का जो एक्शन है दैट इज बेटर, इट इज बेटर वायरसाइडल इफेक्ट। सो सोप एंड वाटर का मैं डेफिनेटली रिकमेंडेशन दूंगी। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैडम बता रहे हैं कि साबुन पानी अच्छा खासा इफेक्टिव है इसका वायरुलेंस को रोकने के लिए। इसके अलावा और कौन से स्टेप्स यूज कर सकते हैं मैम हम लोग? ओके, बिसाइड्स हैंड हाइजीन डेफिनेटली, बिकॉज कोरोना वायरस आप जानते ही है कि हमारे लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही टारगेट करता है। तो हमारा जो एंट्री है, जैसे कि नाक और मुंह को अगर हम ढक लेते हैं विद अ मास्क, तो ये इसका एंट्री जो है ये हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट विच इज़ गुड मैनर्स जिसको बोला भी जाता है, तो वो अगर आप फॉलो करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो जिसको कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अगर सिम्टम्स हो, जैसे कि कफ है या उनको अगर स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रहा है या उनको छींके आती है या अगर नाक बहता है, तो डेफिनेटली दे शुड वेयर अ मास्क। कफ एटिकेट उनको फॉलो करना चाहिए कि मान लीजिए जैसे कि मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ और मैंने यदि मास्क नहीं लगाया है और मेरे को छींके या खांसी आती है, तो कभी भी हमको हैंड्स पे
छींकना खांसना नहीं है, ना ही हमें कभी ओपनली पब्लिक में खांसना या छींकना है। वी शुड ऑलवेज यूज़ आर इनर एल्बो। इसको अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं तो उससे जो एरोसोल्स जो जनरेट होते हैं, जो कि ड्रॉपलेट्स जो कि होते हैं, वो एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई टीच इन कफ एटिकेट। इट इज़ नेसेसरी, अगर आपका नोज़ बह रहा है तो डेफिनेटली आप टिश्यूज़ का प्रयोग कीजिए, बट उसी टिश्यू को फिर बार बार रीयूज़ नहीं करना है। एक बार टिश्यू को यूज़ करने के बाद उसको फेंक देना चाहिए। तो मैम बहुत सारे लोग एक यूज करके घर में रैंडम जैसे फेंक दे रहे हैं, हाँ। घर में बच्चे भी घूम रहे हैं, तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इसका टिश्यूज को डिस्कार्ड करने के लिए? नहीं, देयर आर नो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर होम यूज़ के लिए। आप नॉर्मली उसको जो जनरल ट्रैश में है आप टिश्यूज़ को फेंक सकते हैं, बट जैसे कि आप जानते हैं हॉस्पिटल में जो ये सब जो वेस्ट डिस्कार्ड होता है ये सब एक अलग वेस्ट कैटेगरी में जाता है। बट घर में कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रिकॉशंस नहीं है, बट डेफिनेटली घर में यदि कोई बीमार होता है, स्पेशली अगर वो बुजुर्ग है, तो डेफिनेटली दे शुड वेयर अ मास्क व्हेन दे आर इन द होम। लेकिन सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं, दैट डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाके ज़रूर दिखाइए। हॉस्पिटल में कुछ कुछ रूल्स ज़रूर हैं, जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल जाने का अगर आपका बनता है प्लान, यदि आपको बहुत ज़्यादा फीवर या कफ डेवलप होता है तो डेफिनेटली यू शुड वेयर अ मास्क। बहुत सारे लोग हैं जो टावल या गमछा दुपट्टा ये सब ओढ़ के जो लोग आते हैं, वो एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, आपको नहीं पता रहता है कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। तो प्रॉपर आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए खुद को बचाने के लिए, मेडिकल मास्क जो कि 10 रुपये में आता है, सर्जिकल मास्क, वो आप पहनिए, नहीं तो आप क्लॉथ मास्क भी पहन के आ सकते हैं हॉस्पिटल में। सो मैम मैंने देखा रैंडमली, आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग, कॉमन आदमी लोग N95 पहन के घूम रहे हैं, या जो रेस्पिरेटर मास्क हैं इसको पहन के घूम रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशन है क्या कि हेल्थ केयर वर्कर्स को ही पहनना चाहिए, कॉमन आदमी को ही पहन सकते हैं? क्या है स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इसका? हाँ, एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग अभी N95 भी पहनते हैं पब्लिकली, दे आर नॉट हेल्थ केयर वर्कर्स। वो पहन सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियली मेडिकल मास्क और N95 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। बाकी पब्लिक के लिए मैं क्लॉथ मास्क का रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये डिस्पोजेबल नहीं होता है, आप उसको वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। क्लॉथ मास्क जल्दी से बन जाता है, कोई भी अच्छा कॉटन फैब्रिक से आप ये कपड़ा खुद बना सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं हाउ टू मेक अ मास्क, बैंडाना से भी बनाया जा सकता है ऐसे मास्क। तो क्लॉथ मास्क इज़ ओके फॉर पब्लिक, बट N95 जो कि एक बहुत हाई एफिशिएंसी मास्क है, वो मैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही रिकमेंड करूँगी। जी मैम। और मैम बहुत सारे लोग, चलिए जैसे क्लॉथ मास्क ही पहन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो नाक खुला होगा, हाँ, या साइड से वो उसके तनिया लटक रहे होंगे, या साइड से खुला होगा। सो इस पे कुछ एटिकेट प्लीज अगर आप बता पाएं। वो भी एक इश्यू है, जैसे कि अगर आप इतनी मेहनत करके अगर मास्क लगा ही रहे हैं तो उसको ठीक से भी आपको पहनना है। ठीक से मास्क को पहनने के लिए आपका नाक और मुंह का एरिया पूरा ढका होना चाहिए। बाहर के एरिया को बार बार आपको टच नहीं करना है, क्योंकि बाहर का एरिया आपका कंटामिनेटेड होता है। मान लीजिए आपने मास्क का ऊपर का फीता बांध लिया, नीचे का आपका गले के आसपास होना चाहिए, और ऊपर वाला फीता शुड बी ऑपोजिट योर हेड, आपके सर के एकदम पीछे आपको उसको अच्छे से बांधना है। मास्क शुड बी स्नगली फिट, कोई भी एरिया से आपका स्किन इतना विजिबल नहीं होना चाहिए, एयर शुड नॉट बी इन। अच्छे से आप मास्क लगाएंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप बच सकते हैं। लेकिन उसको बार बार बाहर से टच, बहुत लोगों को मैंने देखा है बाहर से जो टच करते हैं, उससे क्या होता है, बाहर का जो कंटामिनेशन वो आपके हाथों पे आ जाता है, एंड फिर इन्हीं हाथों से फिर अगर आप बाकी कुछ किसी को टच करते हैं या खुद के आईज या उसमें टच करते, तो ये इन्फेक्शन फिर आपके अंदर चली जाती है। मैं वैसे कई लोग मास्क छुए आँख ऐसे खुजला लिया, हाँ, या नाक में उंगली कर लिया, हाँ, तो इसमें क्या कंटामिनेशन का रिस्क है? यस, दैट इज वन वे। बचने के लिए क्या करें हम, जैसे हाँ, दैट इज वन वे। इसको इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी कहते हैं, जो कि इसके 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इज थ्रू ड्रॉपलेट्स, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ और मैंने मास्क नहीं लगाया है, अगर 1 मीटर की कम दूरी में एक कोई बैठे हैं इंडिविजुअल, जैसे आप बैठे हैं, और अगर मैंने छींक दिया या खांस दिया, तो जो साथ में जो बैठे हैं अगर उसको इनहेल कर लेते हैं तो उससे उनके लंग में इन्फेक्शन स्टार्ट हो भी सकता है। दूसरा चीज़ है इनडायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड हूँ और अगर मैंने अपने हाथों पे छींक या खांस दिया है, और फिर मैंने अगर हैंड हाइजीन नहीं किया, अगर मैंने अपने हाथों को बिना धोए बहुत सारी चीज़ों को छुआ,
कोई भी दूसरा अगर इंडिविजुअल उनको छू के अपने आईज को अगर छूता है या नाक या मुंह में अगर उंगली डालते हैं तो उस चीज से इन्फेक्शन उनके अंदर भी चला जाता है। मैम एक रिक्वेस्ट और है, लोगों को हाथ धोने का एक जो प्रॉपर हमारा साइंटिफिक वे है जैसे आप लोग यूज करते हैं, तो एक बार वो यदि आप करके दिखा पाएं। डेफिनेटली एक जो है सोशल हैंड वॉशिंग जो लोग बहुत लोग करते हैं विच इज़ ऑल्सो ओके, बट हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग पूरे 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं और हम लोग WHO के 5 मोमेंट्स ऑफ हाइजीन में ये सारे स्टेप्स करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है पाम टू पाम, हम लोग इनको विगरसली आपको करना है। यूजुअली हम लोग 5 तक गिनते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप सोप एंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो पहले स्टेप में आप लैदर क्रिएट कर लीजिए, और बाकी अगर आप सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप नॉर्मली भी फर्स्ट स्टेप करिए। सेकेंड स्टेप इज़ राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम एंड सेकेंड वाइस वर्सा। ये आप 5 टाइम्स करेंगे, विगरसली करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। द थर्ड स्टेप इज इंटरलेसिंग। ऐसे करने से आपके जो 7 स्टेप्स है वो हम क्यों करते हैं, जिससे कि हैंड्स के सारे एरिया हमारे कवर हो जाए। थर्ड स्टेप के बाद है 4th स्टेप इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग भी अच्छे से करेंगे, इससे जो हमारे फिंगर्स के बीच की जगह है वो पूरी क्लीन हो जाती है। दोनों हाथों का करेंगे क्योंकि हमें तो दोनों हैंड्स क्लीन करने हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज थंब रोटेशन, क्योंकि इसके बीच में आपका थंब रह गया है तो हम लोग थंब रोटेशन डेफिनेटली करेंगे। थंब रोटेट करते टाइम ध्यान रहिएगा कि बाकी आपकी उंगलियां साफ हो गई है, उनको आपको टच नहीं करना है। द 6th स्टेप इज फिंगर टिप रोटेशन। ऐसे करने से हमारी जो फिंगर टिप्स है वो भी क्लीन हो जाती हैं। एंड एंडिंग लास्टली विद द रिस्ट रोटेशन, ये हमारा लास्ट स्टेप है। ऐसे अगर आप पूरे 7 स्टेप्स अच्छे से विगरसली फॉलो करेंगे तो आपके हैंड्स पूरे कम्प्लीटली क्लीन हो जाएंगे। और आप ये हैंड वॉशिंग का जो टेक्निक है इसके लिए भी कुछ कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे समझाती हूँ। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ज़रूर हैंड वॉशिंग कीजिए, उस टाइम पे आपको सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा केस है जैसे कि आपके हाथों पे विजिबली सॉइलिंग हो गई है, जैसे मिट्टी लग गई है या धूल लग गई है, या जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते तो पेशेंट का अगर कुछ स्पेसिमेन लग जाता है, उस टाइम पे भी सैनिटाइज़र इनफेक्टिव है। आपको प्रॉपरली सोप एंड वाटर से ही हैंड वॉश करना है। आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट ऑल्सो आई रिकमेंड कि आपको हैंड वॉश ही करना है, उस टाइम पे सैनिटाइज़र का काम नहीं करना है। हैंड सैनिटाइज़र आप पोर्टेबल रख सकते हैं। कभी आप अगर ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर यूज़ करते हैं, या मान लीजिए सिर्फ सब्जी ही लेने जाते हैं, उस टाइम पे आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन घर वापस आने के बाद डेफिनेटली साबुन और पानी से हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। सो बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने इतना हमको इंफॉर्मेटिव एक ओवरव्यू दिया बेसिकली कैसे प्रिवेंट करें और क्या उसके साइंटिफिक रीजंस हैं। सो मैम लास्ट में टेक होम पॉइंट्स शॉर्ट में हमारे लोगों के लिए। टेक होम पॉइंट्स मैं ज़रूर बताऊंगी। आप 3 चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है हैंड हाइजीन, जो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ, हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। हैंड हाइजीन आप बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा। अगर आप पूरे 7 स्टेप्स भी नहीं कर पाते हैं तो 5 स्टेप्स एटलीस्ट पूरे सोशल हैंड वॉशिंग के कंप्लीट कीजिएगा। आप सोप, कोई भी अच्छा सोप, जो भी मेडिकेटेड सोप है, डेटॉल का सोप है या लाइफ बॉय है, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। हैंड हाइजीन के बाद दूसरी चीज़ है रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एटिकेट जिसको बोलते हैं। डेफिनेटली आप मास्क ज़रूर पहनिए। मैं सोशल एरियाज़ के लिए जहाँ पे सोशल आइसोलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे जैसे कि अगर आप मार्केटिंग जाते हैं या फार्मेसी जाते हैं, वहाँ पे ज़रूर आप मास्क ज़रूर लगाइए। क्लॉथ मास्क भी आप लगा सकते हैं। N95 या मेडिकल मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होता है, लेकिन वो आप भी पहन सकते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी चीज़, छींकना खांसना बिल्कुल नहीं है हाथों पे या ओपनली। डेफिनेटली आप मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप गलती से हाथों पे छींक भी देते हैं तो ज़रूर आप उसको हैंड वॉश कर लीजिए। थर्ड थिंग इज़ एनवायरमेंटल सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घर के आसपास के एरिया को क्लीन रखना। जैसे कि आप जानते ही है वायरस ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है सर्फेसिस पे, बट अगर आप उसको रेगुलरली अच्छे डिटर्जेंट से, कोई भी हाउस होल्ड जो डिटर्जेंट्स है उससे अगर आप क्लीन करेंगे तो एरिया आपका साफ़ सुथरा रहेगा। सैनिटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी, चाहे आप घर में हो या आपके वर्क प्लेस में भी एनवायरनमेंट को आप सैनिटाइज रखिए, नीट एंड टाइडी क्लीन रखिएगा, तो आपको इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है डॉक्टर शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना क्रिस्प इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप सब से ये रिक्वेस्ट है, बीमारी फैल रही है, अभी भी इसे रोका जा सकता है, बशर्ते आप जो स्टेप्स हैं हाइजीन के, इसे प्रिवेंशन के, इसको फॉलो करें।
और आगे आए, लोगों को भी एजुकेट करें, मिथ्स के ऊपर ना जाएं कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो साइंटिफिक नॉलेज गवर्नमेंट शेयर कर रहा है, हॉस्पिटल शेयर कर रहे हैं, उसी को बिलीव करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।